जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल की स्वास्थ्य नर्सिंग के अंदर। आज मैं आया हूँ एक बहुत ही बड़ी आपके साथ में शानदार सी चीज़ जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू कर रहे हैं। मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताऊँ कि पीजीआई चंडीगढ़ की जो वैकेंसी है कैंसर वाले हॉस्पिटल के अंदर वो आने वाली है। लगभग 2 मंथ के अंदर अंदर आ जाएगी। 2 मंथ के अंदर अंदर इसका जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे से यहाँ से कोचिंग करो, मैं पढ़ूँ वही पढ़ो। अगर आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, आपका टारगेट अभी ये होना चाहिए मेन फिलहाल के अंदर है कि सबसे पहले जब आपने बीएससी नर्सिंग अभी कंप्लीट कर ली है तो कैसे भी करके येन कैन प्रकार 2 महीने तक लगभग आपका 80% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए। अगर आपकी पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, ओबीजी, फंडामेंटल, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी ये सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है, और सीएचएस भी मान लो एक एमएसएन को भी नहीं देते, ठीक है, एक बार के लिए, तो भी लगभग आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप इस पेपर को क्रैक कर पाओगे। सर ऐसे कैसे कर देंगे बिना एमएसएन के? भाई अगर एमएसएन पूछेगा तो ऐसा तो है नहीं फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक आप नींद ही लेके आए हो, कुछ तो पढ़े होगे ना। तो लगभग एमएसएन का तो आपको मान लीजिए कि 40% 50% तो बेसिक आपको क्लियर है ही है, ठीक है। मेन ये जो सारे सब्जेक्ट अगर ये क्लियर हो जाए तो शायद इस वैकेंसी के अंदर जो 2000 पोस्ट समथिंग इसमें कुछ आएगी, 1000 मैंने ऐसा कुछ सुना था 1400-1500 तक का, लगभग सोच रहे हैं कि 2000 तक आएगी। तो खैर अगर 2000 तक भी आए तो बेनिफिट ही है, ठीक है। इसके लिए अगर आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा उसको डिसकंटिन्यू करो या मेरे पास में आओ। अगर आपको अगर पढ़ना है तो मैं आज से ही टारगेट लेके चलेंगे। हम 2 महीने तक के अंदर अंदर हम नर्सिंग का सारा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। अब कैसे होगा क्या होगा वो तो भगवान जाने, साथ साथ अगर मेहनत करेंगे बिल्कुल पॉसिबिलिटी एक दिन मंजिल को हासिल करेंगे। टारगेट यही रहेगा। आज से पीडियाट्रिक की क्लास स्टार्ट होगी। पीडियाट्रिक यहाँ से हम पहले पीडियाट्रिक की थोड़ा थ्योरी पोर्शन देखेंगे और उसके साथ साथ बाद में हम पीडियाट्रिक का क्या देखेंगे, एमसीक्यू मिलाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट 5 दिन के अंदर अंदर ये टारगेट रहेगा 5 डे के अंदर अंदर पीडियाट्रिक को कंप्लीट करना है। अब 5वें दिन के अंदर आज का दिन भी इंक्लूड है, ठीक है। आओ शुरू करें बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कीजिए 9636591860। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर रहेंगे, इस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ठीक है। देखो बच्चों, तुम क्या ना कि थोड़े वो हो रहे, क्या समझाओ तुम लोगों को। सबसे पहले आपको ये देखो ना, आपको जाना किस दिशा के अंदर है। आप अगर फोर्थ ईयर का कोई पास आउट बच्चा है वो कह रहा है मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। अरे भाई सबसे पहले टॉपिक कंप्लीट कर, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद टॉपिक एमसीक्यू मिला। ऐसे जब टॉपिक कंप्लीट करोगे उसके एमसीक्यू मिलाओगे, जब सारे के सारे आपके साथ ऐसा हो जाएंगे ना कि सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, सारे के एमसीक्यू मिला लिए, उसके बाद में टोटल जो है वो कहीं से भी आप अगर एमसीक्यू का बेस ज्वाइन करो टोटल सिलेबस का, अभी आप टोटल में उलझ रहे हो बेटा, अभी तो सिलेबस आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं है ना। खैर चलो आओ धीरे धीरे चलते हैं और 5 दिन के अंदर पीडियाट्रिक को अपनी दिशा के अंदर बता देते हैं, ठीक है। जुड़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ध्यान देना। शुरू करें। पीडियाट्रिक क्या है कि सिर्फ पीडियाट्रिक एक वह ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जो डील करती है किसके साथ में, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ ए चिल्ड्रंस, ठीक है। प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ ए सिक मतलब बीमार चाइल्ड। अब आपको ऐसा तो है नहीं कोई डेफिनेशन पूछेगा पीडियाट्रिक की, ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया कि पीडियाट्रिक वह एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जो प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ ए सिक चाइल्ड के साथ में डील करती है, ठीक है। या अगर आप ये कह सकते हो कि पीडियाट्रिक इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज इन द कम्युनिटी फॉर द चाइल्ड। कि कौन कौन सी जो सर्विसेज है। अब इन सब का एक और मतलब समझ लेते हैं। प्रिवेंटिव का मतलब होता है बीमारी होने से पहले रोकना। प्रिवेंटिव मतलब होता है बीमारी होने ही मत दो। प्रोमोटिव एक भी बीमारी होगी तो उसमें सुधार करो। क्यूरेटिव मतलब होता है उपचार करो। और रिहेबिलिटेटिव मतलब वापस उस दिशा में उसको लेकर के आओ। अरे भाई अगर पहले एक आदमी मान लीजिए 2 किलोमीटर रोज का चलता था, अब कुछ ऐसी स्थिति आ गई कोई 0 किलोमीटर चल रहा है, तो आपकी रिहेबिलिटेटिव केयर होती है कि वापस जो पहले स्थिति थी 2 किलोमीटर की वो वापस लेकर के आओ, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव केयर ऑफ द चिल्ड्रंस। हम बात कहते हैं कि जो पीडियाट्रिक है, एक पहली बात ये आती है कि भारत के अंदर भारत का कितना प्रतिशत ऐसा है जो बच्चा है। भारत में कितना प्रतिशत, तो हम कहते हैं भारत का 35% वो क्या है, बच्चा है। और बच्चे की एज क्या है भारत में, सर बच्चे किसे बोलते हैं भारत में बोलते हैं 0 से लेकर के 18 साल तक के नौजवान को बच्चा बोलते हैं। और अगर अमेरिका और उन देशों की बात की जाए तो वहाँ 0 से लेकर के 16 साल तक के बच्चों बोलते हैं, बाकी उसको बच्चा 17 हो जाए ना फिर उसको बच्चा नहीं बोलते। हमारे 18 तक बच्चा ही बोलते हैं उसको।
अगर हम बात करें कि हमारी जो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट है, इस पीडियाट्रिक सब्जेक्ट का मेन उद्देश्य क्या है, अगर पीडियाट्रिक सब्जेक्ट जो किसके ऊपर फोकस है, PEDIATRI पीडियाट्रिक, तो जो पीडियाट्रिक है ना अपनी, वो प्रिवेंटिव केयर के ऊपर फोकस है। किसके ऊपर फोकस है? प्रिवेंटिव केयर। यानी कि आप सर बच्चों को अगर इम्यूनाइजेशन दीजिए ताकि बच्चे को क्या हो, बीमारी ही ना हो, बीमारी ना हो। इसीलिए बोला जाता है कि इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या, कि सर बच्चों को पहली वैक्सीन दे दो ताकि फ्यूचर में कोई बीमारी नहीं हो। तो अपना जो पूरी पीडियाट्रिक है उसका मेन एक ही जो पर्पस रहता है वो क्या रहता है? प्रिवेंटिव केयर। ठीक है, आओ जल्दी से आगे आगे बातें करें। सर जो पीडियाट्रिक है, ठीक है आपने बोल दिया, तो पीडियाट्रिक के जो फादर कौन है? सर पीडियाट्रिक के जो फादर हैं वो अमेरिकन फादर होते बेटा। कौन से फादर थे? अमेरिकन फादर थे। अमेरिकन फादर का नाम है, क्या नाम है बताओ? अब्राहम। अब आप स्पेलिंग के ऊपर में जाना, भाई स्पेलिंग क्या है कि मैं जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराने में रहता हूँ, तो मैं स्पेलिंग कई बार मिस्टेक होगी। ठीक है, अब्राहम जेकोबी। अब्राहम जेकोबी क्या थे? फादर ऑफ पीडियाट्रिक थे। अगर आपसे पूछा जाए मॉडर्न फादर कौन सा था, तो मॉडर्न फादर थे नील वॉन बेस्ट रोस्टन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सर इंडियन फादर कौन से थे, इंडियन थे बेटा जॉर्ज कोल्ले, CHOLA। जॉर्ज कोल्ले कौन से फादर थे? इंडियन फादर थे। किसके? पीडियाट्रिक के। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट पीडियाट्रिशियन कौन सा था, कौन सा था भाई फर्स्ट पीडियाट्रिशियन, तो वो था जीविका और कश्यपा। जीविका और कश्यपा, KSHYPA, कश्यपा। ठीक है, जीविका और कश्यपा क्या थे? फर्स्ट पीडियाट्रिशियन थे। ठीक है, अब एक बात बताओ कि सर पीडियाट्रिक की बुक कौन सी थी, कोई फर्स्ट पीडियाट्रिक बुक? तो पीडियाट्रिक की फर्स्ट बुक थी जिसका नाम था द लिटिल बुक ऑन डिजीज ऑफ चिल्ड्रंस, डिजीज ऑन चिल्ड्रन। देखो ध्यान देना, ये एक है ना, ये जो लिटिल बुक ऑन डिजीज ऑफ चिल्ड्रंस, एक ऐसी कैसी बुक और थी जिसका नाम था द लिटिल बुक ऑन चिल्ड्रंस, तो वो थॉमस फोर ने लिखी थी। ठीक है, ध्यान देना, इस कंफ्यूज नहीं होना, इसमें डिजीज वर्ड आएगा तो डिजीज वर्ड थी। ये जो किसने लिखी थी बताओ, द लिटिल बुक ऑन डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, ये किसने लिखी थी? किसने लिखी बता दो? ये लिखी थी पाओलो बेलागार्ड ने। किसने? पाओलो बालागार्ड। कौन सा रे? पाओलो बालागार्ड। और एक और क्वेश्चन कि जो फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल था वो कहाँ पे था? फर्स्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल वो कहाँ पे था? वो था अपना कहाँ पे? हॉस्पिटल फॉर सिक चाइल्ड, जो कहाँ था? फ्रांस में था। कहाँ पे था? पेरिस। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। और नाम क्या था? द हॉस्पिटल फॉर सिक चाइल्ड। क्या था? हॉस्पिटल फॉर सिक चाइल्ड, मतलब कि कमजोर जो मरीज बच्चे होते हैं उनके लिए हॉस्पिटल है, तो उसका नाम था हॉस्पिटल ऑफ सिक चाइल्ड। ठीक है, अब हम एक बार बेसिक बात करें एक बार कि सर जो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट आप बात कर रहे हैं, पीडियाट्रिक की बात कर रहे हैं, तो कुछ कैसे पता करेंगे भाई कौन कौन सी पीडियाट्रिक की एज होती है? ठीक है, अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि एक 0 से लेकर के 7 दिन के बच्चे को हम बोलते हैं प्री टर्म। क्या बोलते हैं? प्री टर्म। और इसी को बोलते हैं न्यूबॉर्न। अरे प्री टर्म नहीं बचा, न्यूबॉर्न, सॉरी न्यूबॉर्न। और इसे बोलते हैं, ठीक है ये समझ लो आप, 0 से लेकर के 28 दिन के बच्चे को क्या बोलेंगे? नियोनेट। ये प्री टर्म नहीं, प्री नियोनेट है, ऐसा बोलते हैं अर्ली नियोनेट। इसे क्या बोलते हैं? अर्ली नियोनेट। अर्ली नियोनेट कैसे बोलते हैं? 0 से 7 दिन के बच्चे को। 8 से 28 दिन को बोलते हैं लेट नियोनेट। क्या बोलते हैं? लेट नियोनेट। और 0 से 28 दिन को क्या बोलते हैं? 0 से 28 दिन को नियोनेट। यानी कि सर NEO, नियो मतलब होता है न्यू, नियो मतलब होता है न्यू, नेट मतलब समझ लो बच्चा। क्या समझो बच्चा? क्या समझे आप? 0 से लेकर के 28 दिन को बोलते हैं नियोनेट। इसमें भी 2 डिवीज़न है, 0 से 7 दिन का पहला प्री, इसे बोलते हैं अर्ली नियोनेट या न्यूबॉर्न, और 0 से 8 दिन लेट नियोनेट या लेट नियोनेट। ठीक है, नेक्स्ट 28 दिन से लेकर के 1 साल, इसको बोलते हैं इन्फेंट। कोई कह रहा है 0 से 1 साल, नहीं भाई, 0 से 1 साल तो 0 से 1 महीना नहीं, 0 से 1 महीने को दिए बोलते हैं। ठीक है, 28 से 1 साल, 1 साल से लेकर के 3 साल के बच्चे को बोला जाता है टोडलर। और इस एज के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, हाईली एक्सीडेंटल एज भी से बोलते हैं। 3 से लेकर के 6 को बोलते हैं प्री स्कूलर। 6 से लेकर के 12 को बोलते हैं स्कूलर एज। 12 से लेकर के 18 को बोलते हैं टीनेजर या एडोलसेंस।
इसमें भी दो होते हैं, लेट और अर्ली और लेट, पर इसे हमें मतलब नहीं है। ये तो हो गया बच्चा बाहर आता तब का। अगर हम बात करें इंट्रा यूटेराइन, ये तो एक्स्ट्रा यूटेराइन है यानी यूट्रस से बाहर का। इंट्रा यूटेराइन के अंदर क्या बोलते हैं, 0 से लेकर के 2 वीक, इसे बोलते हैं जाइगोट। कौन सा गोट? जाइगोट। 3 वीक से 8 वीक को बोलते हैं एम्ब्रियो। कौन सा ब्रो? एम्ब्रियो। और 8 वीक से लेकर के 42 वीक तक के जो, ऐसे 8 की जगह 9 कर दो, 9 से 42 वीक के समय को क्या बोलते हैं? फिटस। यानी क्या देखा आपने? बहुत कुछ देख लिया। क्या देखा हमने? ये देखा सबसे पहले पीडियाट्रिक क्या है, पीडियाट्रिक की डेफिनेशन देखी। फिर पीडियाट्रिक किसके ऊपर बेस्ड है? प्रिवेंटिव केयर के ऊपर बेस्ड है। प्रिवेंटिव केयर क्या होती है? हमने बताया बीमारी नहीं हो सकती। भारत की पॉपुलेशन का कितना % बच्चा? 35% बच्चा है। बच्चे की एज कितनी भारत में? 0 से 18 साल। अब बाहर कितनी है? 0 से 16 साल। पीडियाट्रिक के फादर, अमेरिकन फादर कौन से? अब्राहम जेकोबाई। मॉडर्न फादर थे नील वोस्टमैन रोस्टन। इंडियन फादर थे जॉर्ज कोल्ले। फर्स्ट पीडियाट्रिशियन था जीविका और कश्यपा। ठीक है। फर्स्ट पीडियाट्रिक की बुक कौन सी थी? बुक और लिटिल बुक ऑन डिजीज ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है। किसने लिखी थी? पाउलो बेलागार्ड ने लिखी थी। हॉस्पिटल कहाँ था वो हमने देखा, पेरिस के अंदर हॉस्पिटल था। फिर हमने कहा इंट्रा यूटेराइन और एक्स्ट्रा यूटेराइन को सर बताया हमने कि इंट्रा यूटेराइन होता है कि 0 से 2 वीक जाइगोट, 3 से 8 एम्ब्रियो, 9 से 42 फिटस। लेट के अंदर होता है 0 से 7 न्यू बॉर्न या अर्ली नियोनेट, 8 से 28 लेट नियोनेट। ठीक है। और उसके बाद में 0 से 28 नियोनेट, 28 दिन से 1 साल, 28 दिन नहीं बेटा, 28 दिन से 1 साल इन्फेंट, 1 से 3 साल टोडलर, 3 से 6 साल प्री स्कूलर, 6 से 12 स्कूलर, 12 से 18 टीनेजर। ये सारा अपना क्या हो गया यहाँ तक का मामला हो गया, जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं नियोनेट किसे बोलते हैं। एक होती है नियोनेट मोर्टिलिटी रेट, जिसे हम कहते हैं NMR। ज़्यादा इसकी डेफिनेशन हम नहीं जा रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ हो रही है जो बच्चे 28 दिन से, नियोनेट का मतलब 28 दिन होता है, 28 दिन से कम है, अपॉन टोटल बर्थ कितनी हो रही है बच्चों की, टोटल लाइव बर्थ कितनी हो रही है उस साल के अंदर, इनटू हम करते हैं 1000 से। कितने से? 1000 से। तो अभी जो नियोनेट की जो आप बात करोगे कि नियोनेट मोर्टेलिटी रेट अभी कितनी चल रही है, तो अभी भारत की जो नियोनेट मोर्टेलिटी रेट है 2023 की, वो है, अभी न्यू डाटा है ये 20, कितनी? 20 पर 1000, यानी 1000 प्रेगनेंसी के अंदर 20 बच्चों की क्या हो रही है? डेथ हो रही है 28 दिन से कम के। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से मोस्ट कॉमन कोज क्या है, वेरी वेरी शानदार सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कोज क्या है? 28 दिन से बच्चे कम के मर रहे हैं, क्या कारण है उसका? इसका एक ही कारण होता है भाई, जब बच्चा 28 दिन से कम का मर रहा है, इसका मतलब वो उसमें क्या है, वो क्या बता दो? प्री टर्म बेबी। एक ही कारण हो सकता है कि सर बच्चा जो है वो प्री टर्म बच्चा हो, इसे हम बोलते हैं प्री मैच्योरिटी, यानी कि प्री मैच्योरिटी। दूसरा अगर कारण कोई पूछा जाए आपसे, तो दूसरा कारण हमेशा यही रहता है न्यूमोनिया। और तीसरा अगर आपसे कारण पूछा जाए तो उसका रहता है लो बर्थ वेट। डाटा मैंने बताया। अगला होता है, हम सीधा इंपॉर्टेंट की बात करें, ज़्यादा माता बच्चे बिना फालतू की नहीं करते। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मतलब होता है 1 साल तक का बच्चा। 1 साल के कितने बच्चे मर रहे हैं? 1 साल में 1 साल से कम के कितने बच्चे मर रहे हैं अपॉन कितने जन्म रहे हैं इनटू 1000। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट अभी जो करंट में चल रही है वो है 28। कितनी है? 27 ही समझ लो, चलो आप 27 पर 1000, यानी 1000 पे कितने बच्चे मर रहे हैं? 27 बच्चे 1 साल से छोटे मर रहे हैं। और अगर पूछा 28 दिन से कितने बच्चे मर रहे हैं, तो बेटा वो 20 है। अगर आपसे 1 साल से छोटे वाला पूछे तो कितने हो गए? 27। और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कोज क्या है? कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट दैट इज क्या, बता दो? मोस्ट कॉमन अगर कोई कोज पूछा जाए आपसे तो क्या है? फर्स्ट वन, अब प्री मैच्योरिटी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो इसमें हो गया। तो अब उसके नीचे वाला कौन सा है? निमोनिया। आ जाओ निमोनिया। निमोनिया जो है इसका प्री मैच्योरिटी का, सॉरी निमोनिया जो है इसका मोस्ट कॉमन कोज है। या आप इसे बोल सकते हो रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम, कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो वो उसका क्या हो सकता है? फर्स्ट कोज हो सकता है। सेकंड आपसे पूछा जाए सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड हो सकता है आपका लो बर्थ वेट। और थर्ड जो हो सकता है आपका हो सकता है डायरिया। एक क्वेश्चन ये 100% आता है। चलो फिर उसके बाद कुछ और देखते हैं हम ये देखते हैं कि हाईएस्ट कौन सा स्टेट है जिसकी IMR सबसे ज़्यादा, अभी कौन सा हाईएस्ट स्टेट चल रहा है? तो स्टेट है वो है अभी हाईएस्ट के अंदर उड़ीसा, सॉरी असम। पहले था मध्य प्रदेश,
अब मध्य प्रदेश नहीं है, अभी कौन आ गया, असम आ गया फर्स्ट नंबर पे। असम सबसे ज़्यादा है जिसकी मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा है। अगर पूछा जाए आपसे कि इन्फेंट मोर्टिलिटी में असम तो आ गया, हाईएस्ट में आपका आ गया असम, पहला कौन सा था, मध्य प्रदेश था। अब असम नहीं, अगर क्वेश्चन में मध्य प्रदेश ऑप्शन में तो वो करना है। अगर पूछा जाए लो किसकी है, तो लो है केरला की, क्योंकि केरला की अगर बात करें ना हम कि केरला की लिटरेसी रेट जो है, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य की है, वो है केरला की। ठीक है, अगर आप पूछोगे कौन से देश की है, अगर मैं देश की बात करूँ कि सबसे हाईएस्ट कौन से देश की है IMR, तो वो है तालिबान की। तालिबान जिसको हम जानते थे अफगानिस्तान के नाम से। अगर सबसे लो की बात करूँ सर, लो मतलब कम किस देश की है IMR, तो D मतलब बेटा देश और L मतलब होता है लो। ठीक है, कौन से देश की कम है, तो वो है देश अपना स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जस्ट क्लियर, स्विट्जरलैंड की सबसे क्या अभी कम चल रही है। और अगर आप यूनियन टेरिटरी की बात करोगे तो यूनियन टेरिटरी जिसकी हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसकी अभी क्या है, कम है। लो की बात करें कौन से कम है, तो लो के अंदर है अंडमान और निकोबार। ठीक है, A और N लिख दूँ मैं, अंडमान निकोबार है जिसकी अभी क्या कर रही है, कम चल रही है। अब बात जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की आ गई तो कुछ बातें और भी करते हैं, आओ बात करें। हम बात कर रहे हैं कि सर नियोनेट मोर्टेलिटी रेट कितनी है अभी, 20। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, 27। अगर मैं पूछूं MMR, ये देखो MMR, इससे भी 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितनी है अभी भारत की, 97। मैटरनल मोर्टिलिटी यानी कि मदर कितनी मर रही है, तो 1 साल के अंदर कितनी मदर की डेथ हो रही है, ये जो है अपॉन में मल्टीप्लाई होता है 1 लाख से। कितना बार, 1 2 3 4, 1 लाख से। IMR से 1000 में मल्टीप्लाई होता है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, नियोनेट मोर्टिलिटी रेट, पेरी मोर्टिलिटी, जो भी रेट्स है वो सारे 1000 में मल्टीप्लाई होती है, बल्कि MMR जो है वो कितने में मल्टीप्लाई होगी, 1 लाख से मल्टीप्लाई होती है। अरे क्लियर है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है बच्चों, ज़्यादा हाईफाई तो नहीं हो रहा। वैसे हमारे पास में अगर कुछ सुविधाएं कम होगी, पर चीज़ ऐसी देंगे कि आपका PGI का एग्ज़ाम जो है 101% मान के चलो याद रखोगे बेटा। और ध्यान रखना, धमाका तो छोटी सी चिनगारी करती है। ठीक है, चिनगारी ही धमाका करवाती है, ध्यान रखिएगा हमेशा चीज़। आग लगाती कौन है, चिनगारी। चलो आओ समझने का प्रयास करें। MMR जो है, अब MMR से क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब मैं अगर आपको वो फॉर्मूला बताऊँ, वो डेफिनेशन बताऊँ, बिना फालतू टाइम में क्या खर्च करने का मतलब, सिंपल सा एक क्वेश्चन, 1 लाख में गुणा करना है, कितनी डेथ हो रही है अपॉन कितनी जो प्रेगनेंसी है वो जो नॉर्मल डिलीवरी वगैरह हो रही है। ठीक है, अगर बात करें कि MMR कितनी है, तो अभी 97 का MMR का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और छूट गया था कि 5 ईयर जो डेथ है, 5 ईयर डेथ, उसका मेन कोज क्या है कि 5 साल से जो छोटे बच्चे वो क्यों मर रहे हैं, उसका मेन कोज क्या है। तो उसका जो फर्स्ट मेन कोज आजकल जाने लग गया वो है न्यूमोनिया, ध्यान देना। और उसका जो सेकंड मोस्ट कॉमन कोज जाने लग गया वो आजकल जाने लग गया डायरिया। कौन सा चल गया, डायरिया सेकंड कोज हो गया और फर्स्ट कोज हो गया निमोनिया, ध्यान देना। MMR से 2 क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। अगर आपसे मोर्टिलिटी पूछे ना, मोर्टेलिटी यानी मोर्टेलिटी मतलब होता है मृत्यु, और एक होता है मोरबिडिटी। मोरबिडिटी, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का तो रीज़न होता है PPH, पोस्ट पार्टम हेमरेज, और मोरबिडिटी मतलब होता है बीमारी। बीमारी का रीज़न होता है एनीमिया। तो सर क्वेश्चन क्लियर हो गया कि मोर्टिलिटी का क्वेश्चन आए तो एनीमिया है, सॉरी PPH है, और मोरबिडिटी का है तो एनीमिया है। आपसे पूछेगा भारत की फर्टिलिटी रेट कितनी है। फर्टिलिटी रेट अभी भारत की 2023 की चल रही है 2.0 पर कपल। एक कपल के कितने बच्चे हो रहे हैं, 2.0, पहले था 2.1। अब आप सोचोगे 2.1 तो कैसे बच्चे होंगे, पर जो है 2.0 तो आजकल जो है वो आ गया। आपसे पूछा जाएगा क्रूड डेथ रेट बताओ, यानी कि डेथ रेट कितनी है। डेथ रेट आपसे अगर पूछी जाएगी तो डेथ रेट क्या चल रही है अभी भारत की। भारत में वो कह रहा है मृत्यु कम हो रही है, जन्म ज़्यादा ले रहे हैं। डेथ रेट होगी 6, 1000 पे कितनी 6 जन्म जो है डेथ हो रही है। और अगर आपसे पूछा जाएगा बर्थ रेट कितनी है भारत में, जन्म कितने रहे, ये जो सारे डाटा बता रहा हूँ मैं 2023 के है, ठीक है ना। बर्थ रेट कितने होने, 6 से 3 गुना बर्थ हो रहे हैं, यानी लगभग 19 जो है वो नए जन्म रहे हैं। तो ये आपके सामने कुछ डेटा। अगर आपसे पूछा जाएगा लिटरेसी रेट कितनी है भारत की, कौन सी रेट रहे, लिटरेसी रेट। भारत की लिटरेसी रेट जो है, अगर मेल और फीमेल आपसे 2 क्वेश्चन आंसर पूछा जाए तो जो मेल की लिटरेसी रेट रहेगी वो आपके सामने रहेगी 84%। वेरी गुड,
और जो फीमेल की रहेगी वो रहेगी अराउंड 70 मान के चलो 71 फीमेल की है। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस देश की है? ये। आप बोलोगे सर ये जो लिटरेसी रेट है, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, आपसे पूछा जाए, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था जस्ट कि जो अगर आप हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम या हेल्थ केयर सर्विसेज अगर आपको किसी भी देश की देखने तो आप कैसे पता करोगे? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अगर आप किसी भी देश की हेल्थ केयर इंडिकेटर को देखना चाह रहे हो, स्वास्थ्य के इंडिकेटर को देखना चाह रहे हो किसी भी देश के, तो आपको उस देश की इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट देखनी पड़ेगी। वापस बड़ी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1001 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी देश की हेल्थ केयर इंडिकेटर को देखना चाह रहे हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी को देखना चाह रहे हो, तो आपको उस देश की IMR को देखना पड़ेगा। IMR और दूसरा जो रहता है तरीका वो रहता है उसकी मैं बोल सकता हूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है औसतन आयु। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है औसतन आयु कि भारत के अंदर एक मेल कितना जीता है और एक फीमेल कितनी जीती है। तो ध्यान देना, सबसे ज़्यादा जीती है फीमेल, 66.8 साल जीती है फीमेल्स और 66.4 ईयर्स जीते हैं मेल्स। 66.4 साल जीता मेल और 66.8 साल जीती फीमेल। और फीमेल तो लंबी जीते वाली भाई, काम ही यही है, जीना है शान से। आगे बात अगर करें, आगे हम सिंपल सी बातें करें और भी कुछ बातें जैसे इनसे रिलेटेड करें तो और क्या काम बताओ। चलो एक मुझे बता दो आप कुछ क्वेश्चंस। एक है कि चिल्ड्रंस डे कब आता है? ये तो सबने घोटवा दिया होगा ना आपको। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर। अभी कुछ लोगों का कंसेप्ट क्या बताऊँ आपको, कुछ लोगों का कंसेप्ट है कि 14 फरवरी, यू ऑल नो व्हाट इज, ठीक है, वही डे जो आपको पता है। उस वैलेंटाइंस डे से लेकर के 9 महीने के समय को चिल्ड्रंस डे बोला। कहा कि यहाँ पे अगर कुछ ज़्यादा ही कुछ प्यार मोहब्बत हो जाए तो उसका जो परिणाम है वो आपको जस्ट बराबर 9 महीने यानी कि 14 नवंबर उसको देखने को मिलता है। और जब किसी के घर पे ये होता है ना तो उस घर में क्या बंटती है? मिठाइयाँ बंटती है। लोगों का कंसेप्ट है ये, बहुत सारे लोगों का धारणा है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मिठाई बंटती है, मिठाई में होती है शक्कर, शुगर। तो जो वर्ल्ड डायबिटिक डे है तो वो भी माना जाता है कि 14 नवंबर को होता है। कितने को? 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे, और 14 नवंबर को ही आपका होता है चिल्ड्रंस डे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर एक बूढ़ा आदमी है, एक जवान आदमी है, ये बूढ़ा आदमी है, ये जवान आदमी, एक महिला है, कौन है? अरे चल जा बेटा, चलो ये महिला है। और एक आपके सामने ये छोटा सा बच्चा सो रहा है, छोटा बच्चा, CB मतलब छोटा बच्चा। आप इनमें से किसको बचाओगे? रिलीफ, ऐसा क्वेश्चन आया कि एक महिला है, एक जवान आदमी सो रहा है, एक महिला है, एक बूढ़ा आदमी है, एक बच्चा। आप इनमें से अगर एक कोई आपदा की कंडीशन आ गई, सपोज इस वार्ड के अंदर कोई आग लग गई, आज से ऐसे आग लग गई, तो आप किसको बचाओगे? तो सबसे पहले हमें बचाना है किसको? महिला को। ऐसा तो नहीं हो रहा साड़ो तुम कि हम उम्र देख के बचाएंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है बेटा। सबसे पहले आपको बच्चे को बचाना होता है। किसको? बच्चे को। क्यों? क्योंकि वी नो, हम जानते हैं, वी नो द चिल्ड्रंस आर नेशनली सुप्रीमली असेट, सो द नेशन हैज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर नर्चर एंड देयर सैल्यूट्यूड। यानी कि जो बच्चे हैं वो राष्ट्र की क्या है? धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर है। तो राष्ट्र की ये जिम्मेदारी बनती है, धरोहर, तो राष्ट्र की ये जो जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चे का क्या करें? लालन पालन पोषण करें। तो ये क्वेश्चन अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई अगर ये 3-4 जने सो रहे हैं और एक बच्चा भी सो रहा है, तो इन किसी भी केस के अंदर आपको रिलीफ के अंदर सबसे पहले बचाना किसको है? CB छोटे बच्चे को बचाना, ठीक है। आजकल तो क्या हो रहा है कि बच्चों तुम लोग चलो आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ मेरी भी। हम भी क्या फर्स्ट ईयर में जब नई ड्यूटी लगी थी ना कि भाई जो वार्ड के अंदर ड्यूटी लगती, तो जो मैं जिस वार्ड के अंदर था उस वार्ड के अंदर एक फॉरेनर आ गई। कौन आ गई? ध्यान देना, फॉरेनर आ गई। अब FORIGNER, ठीक है भाई। फॉरेनर आ गई, विदेशी महिला थी। उसकी रहना था वो क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर। तो मैंने सोचा भाई अपन खड़े हैं यहाँ पे, कब से काम हम ही कर रहे हैं तो हम ही जाएंगे। मैं गया सबसे आगे, सबसे पहले फर्स्ट मैंने कहा इसका जो टेम्परेचर वो मैं ले लेता हूँ। अरे मेल भी मेल भाई,
तो मेरे जो बॉस थे वो आए, तो बोला यार तू एक काम कर नवीन, तू दूसरे वार्ड में चला जाए, यहाँ पे इसका जो है हैंडल मैं करता हूँ। अरे मैंने कहा बॉस कुछ नहीं, टेम्परेचर लेना मैं ले लूँगा। अरे बोला नहीं नहीं नहीं। एक भाई को पता चला वो ओटी में कुछ काम कर रहा था, ओटी से दौड़ा दौड़ा आया कि सर ऐसा क्या करो टेम्परेचर। अरे मैंने कहा यार, तो होता है कभी कभी है ना फॉरेनर के प्रति लोगों का। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ। और नहीं समझ में आया जोक, अच्छा नहीं लगा, ऐसे ही आते हैं, करे क्या जोक, ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक, चलो और बात कर देते हैं छोटी बड़ी, आओ छोटी छोटी बातें करें। एक आंगनवाड़ी की बात करते हैं, लपेट चारों ओर से रहे हैं, ध्यान देना। आंगनवाड़ी की बात करते हैं ना, एक आंगनवाड़ी वर्कर कितने लोगों पे होती है सर? 1000 लोगों पे होती है। कितने लोगों पे? 1000 लोगों पे एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है, ठीक है। एक आंगनवाड़ी के अंदर कितना फूड बच्चों को दिया जाता है? 500 किलो कैलोरी फूड, 500 किलो कैलोरी फूड और 15 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है आंगनवाड़ी प्रोग्राम के अंदर बच्चों को। प्रोटीन है बेटे, प्रोटीन ठीक है। एक आंगनवाड़ी के अंदर 500 किलो कैलोरी फूड और 15 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है और प्रोटीन। और एक आंगनवाड़ी वर्कर जो कितने लोगों पे होती है? एक वर्कर कितने पे? 1000 लोगों पे एक होती है, ठीक है। ठीक है, 1000 लोगों पे एक होती है, ठीक है। आंगनवाड़ी जो प्रोग्राम चलता है उसकी फंडिंग कौन देता है? फंडिंग यानी कि फंड कौन देता है इस आंगनवाड़ी प्रोग्राम को चलाने के अंदर? तो इसका जो फंडिंग है वो दी जाती है केयर नाम की संस्था द्वारा। कौन सी नाम की संस्था के द्वारा? केयर, CARE, केयर। सी मतलब होता है कोऑपरेटिव असिस्टेंट ऑफ रिलीफ एवरीवेयर। क्या फुल फॉर्म इसकी? कोऑपरेटिव असिस्टेंट रिलीफ एवरीवेयर के नाम से इसकी जो फंडिंग दी जाती है, फंडिंग मतलब पैसा दिया जाता है, वो दिया जाता है। और इस आंगनवाड़ी प्रोग्राम को स्पॉन्सर्ड कौन करता है? तो इस आंगनवाड़ी प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाई, अरे इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं ना बच्चे, तो इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील्स ऐसा आता है कि स्पॉन्सर्ड बाई। तो स्पॉन्सर्ड बाई कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ एक और जना करता है, वो करता है यूनिसेफ। कौन सा है? सेफ, यूनिसेफ। जस्ट क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। मैंने कहा नदी कितने छोटे हैं पर चिंगारी, और बता दिया आपको कौन सी भूमि से कौन सी भूमि तक, उसी भूमि से उसी भूमि तक आपको लेकर के जाएंगे, ठीक है। स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ कर रहा है। और फंडिंग कौन दे रहा है? केयर नाम की संस्था इसको फंडिंग दे रही है, किसको? आंगनवाड़ी प्रोग्राम को। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लाइंडनेस की फंडिंग। ब्लाइंडनेस मतलब होता है अंधापन। अंधा की जो है ना उसकी फंडिंग कौन देता है? ब्लाइंडनेस की फंडिंग देता है डेनिडा, DANIDA। इसकी फुल फॉर्म होती है डेनिस अमेरिकन, ऐसा कुछ है यार इसकी जो फंडिंग है इसकी, डेनिस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये DA को साथ में कहते हैं डेनिस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। डन साथ में और ईडा साथ में। नेक्स्ट टीबी की फंडिंग कौन देता बताओ? टीबी की फंडिंग देता सिडा, SIDA, सिडा। नाम क्या है? स्वेडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। फुल फॉर्म आप लिख लाना साथ में। इसकी जो टीबी की फंडिंग देता है सिडा, SIDA है, यानी कि स्वेडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, सिडा। एक है मलेरिया की फंडिंग कौन देता है? UNSAID, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। कौन देता है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID, हाँ यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये किसकी फंडिंग देता है? मलेरिया की। अब आओ कुछ बात करें, हम बात करते हैं चाइल्ड हेल्प डेस्क नंबर। चाइल्ड हेल्प डेस्क नंबर कितना होता है? एक होता है मदर हेल्प डेस्क नंबर, या उससे कहते हैं वुमेन हेल्प डेस्क नंबर। तो ध्यान देना, सबसे पहले कौन है? वुमेन हेल्प डेस्क नंबर है ये बेटा, डेस्क है। सबसे पहले कौन है? मदर आई थी क्या? नहीं, सबसे पहले तो बच्चा आया था। तो बच्चे का कितना हो गया? 109। अरे सॉरी, सबसे पहले तो मदर आई थी ना, तो 1091 कौन होगी? मदर। बच्चा बाद में, तो 1098 किसके हो गए? बच्चे के। तो बच्चे के अगर से पूछे चाइल्ड हेल्प डेस्क नंबर तो 1098, और मदर के कितने हो गए? 1091। अगर आपसे पूछे जननी शिशु सुरक्षा, जननी शिशु जो है एम्बुलेंस, शिशु जो जननी शिशु अगर एम्बुलेंस है उसके नंबर कितने होते हैं? जननी वानी जो भी कुछ नाम है उसका, जननी वानी ऐसा कुछ नाम है, उसके होते हैं 104। और नॉर्मल एम्बुलेंस के नंबर कितने होते हैं? 108 ठीक है। बताओ ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर रहता है? O2 सिलेंडर के अंदर, O2 सिलेंडर के अंदर प्रेशर रहता है 2200 LB पर स्क्वायर इंच स्क्वायर। कही हो O2 के अंदर जो है प्रेशर है O2 सिलेंडर के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि एक आंगनवाड़ी की बात कर लिया आपने, 1000 पे एक होती है ट्रेंड दाई, नाम सुना होगा ना? नाम तो सुना ही होगा। ट्रेंड दाई होती है इसकी, जो ये कितने लोगों पे होती है भाई? ये होती है 5000 पे एक, 5000 पे एक।
एक होता है हेल्थ असिस्टेंट। कौन होता है? हेल्थ असिस्टेंट्स। एक हेल्थ असिस्टेंस होता है, ये कितने लोगों पे होता है? ये भी 5,000 पे एक होती है आपकी आशा। आशा को जानते हो? फुल फॉर्म पता है? एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये कितने लोगों पे होती है? 1,000 पे एक। और आशा किसकी देन है? आशा इज देन ऑफ NRHM। और NRHM कब आया था? 2005 के अंदर एक रूल बना था जिसका नाम था 2005 के अंदर एक और चीज़ आई थी, वो था राइट ऑफ चिल्ड्रंस। क्या था? राइट ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों के अधिकार। जो बच्चों के अधिकार हैं वो किसके अंदर आए थे? लगभग हम ये कह सकते हैं कि पहले एक नियम बना था कंपलसरी एजुकेशन। उसका नाम था कंपलसरी, बोल देता हूँ मैं, कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 साल, यानी 14 ईयर तक के बच्चों को क्या दी जानी चाहिए? कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। फिर एक 1905 के अंदर राइट ऑफ जो चिल्ड्रन था उसमें कुछ बदलाव हुआ और उसमें लिखा गया कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए आपको बच्चों को, तो फ्री साथ में जोड़ा गया। वरना पहले कहते 14 साल तक के बच्चों का एजुकेशन का मामला था, फिर जो फ्री कर दिया तो फिर उसको बोल दिया कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन 2005 के अंदर राइट ऑफ चिल्ड्रंस के अंदर लागू किया गया था। आपसे पूछा ICDS कब आया था? तो 1975 के अंदर आया था ICDS क्या है? पता है ना? ICDS कब आया था? 1975 के अंदर आया था। एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आई थी? ये एक तो है ना 1973, और साथ साथ में एक है 2000 की है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, या 2002 की है। कब की है रे? हेल्थ पॉलिसी कब की है? हेल्थ 2000 की हुई थी शायद, 2002 की होनी चाहिए, एक और 2002 की होनी चाहिए शायद। तो ये कुछ मामला इसका। एक होती है किशोरी शक्ति योजना। ये जो किशोरी शक्ति योजना ये किसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलती है? ICDS के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये चलती है। एक अपना आता है ना एम्स। कौन? एम्स। तो एम्स से क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट एम्स कौन सा था? तो फर्स्ट एम्स था एम्स दिल्ली का, दिल्ली एम्स जो है वो फर्स्ट एम्स था। और कब खोला गया? ये ओपन हुआ था 1953, जो 1953 के अंदर फर्स्ट एम्स आया था। और BSc नर्सिंग कोर्स कब आया था? तो BSc नर्सिंग आया था 1946 के अंदर। 1946 में एक और काम हुआ था, जो काम था अपना जो निम्हांस है हॉस्पिटल, उसका नाम चेंज किया गया था निम्हांस का शायद 1946 के अंदर। ठीक है। 1912 में क्या हुआ था बताओ? 1912 में इंडियन ल्यूनेसी एक्ट आया था और साथ ही साथ 1912 में और क्या हुआ था बताओ? सिजोफ्रेनिया बीमारी भी 1912 में आई थी। सिजोफ्रेनिया का डिस्कवर 1912 में। 1936 में क्या हुआ? ECT डिस्कवर हुई 1936 में, 1936 में। अरे कहाँ पहुँच गए? PDS से साइकेट्रिक पे नहीं, गलत चले गया ना, PDS से साइकेट्रिक नहीं जाना था, ECT का था। और 1952 के अंदर क्लोरप्रोमाजीन जो ड्रग है साइकेट्रिक वो आई थी। एक बार ये ECT का भी रखना 1936 है या 1938 है, दो में कन्फ्यूजन हो रहा है। 1936 से होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट फिर भी एक बार चलो देख लेंगे इसको। छोटो टॉपिक से भटको मत आओ। एम्स दिल्ली अपना हो गया। अब जो एम्स है वो क्यों खोले जा रहे हैं भाई? एम्स का जो उद्देश्य क्या है? एम्स है वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बन रहे हैं कौन सा एम्स? तो ऐसा क्वेश्चन पूछे एम्स किसके तहत बन रहे हैं? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एम्स बन रहे हैं। ठीक है। एक था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये क्या था आपके? ये एक एक्ट था। क्या था? एक्ट था जिसके अंदर पहले ये था कि जो बच्चे होते हैं उससे 18 साल से कम वाले बच्चे हैं उन्हें जेल में नहीं डाला जाता है। लेकिन 2000 के अंदर ये जो एक्ट बना था, फिर 2006 में इसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ, फिर 2015 के अंदर एक बड़ा कांड हो गया जिस कांड का हम जानते हैं, सभी के सभी लोग जानते हैं, आज भी याद है। ठीक है। वो 2015 वाला कांड था निर्भया वाला। ठीक है। वो निर्भया कांड था 2015 का। उसके बाद में जो है 16 साल के जो भी बच्चे होते हैं उन्हें जो है इसमें जेल में डाला जाता है। अगर कोई भी अपराध करते हैं, कोई बच्चा अगर 16 साल का है तो फिर उसे जेल में डाला जाता है इस निर्भया कांड के बाद में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, जो कि 2015 के अंदर ये वापस लागू हुआ था। और तो ये लगभग हमने मोटी मोटी बातें कर ली। ठीक है। मेरे हिसाब से काफ़ी बात हमने कर ली। अब हम बात करें, चलो एक और बात करो आओ। हमने एक पीछे बात की थी ब्लाइंडनेस के बारे में।
तो ब्लाइंडनेस की हमने फंडिंग देखी थी, कौन कर रहा था? डेनिडा कर रहा था, ठीक है, डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कर रहा था। तो ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कोज क्या है इंडिया में? मोस्ट कॉमन कोज है इंडिया में कैटरैक्ट। कैटरैक्ट अगर बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड के अंदर है ग्लूकोमा। कौन सा कॉमन है? ग्लूकोमा। और अगर बात करें हम अंडर 5 ईयर जो चिल्ड्रंस है, उसमें होती है विटामिन ए डिफिशियंसी। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है अंडर 5 के अंदर, ठीक है। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम बात करते हैं बच्चे के, हम देखते हैं तो फिजिकल्स कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं बच्चे के अंदर। फिजिकल जो है कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे की वजन को, वेट को मेजर करते हैं, बच्चे की वेट कितना हो रहा है। तो चाइल्ड बच्चे का वेट होता है, वो होता है न्यूबॉर्न का 2.5 किलो से लेकर के 3.9 kg। और इस बच्चे के वज़न को हम मेजर करते हैं वेगिंग मशीन से। कौन सी मशीन? वेगिंग मशीन। वेट के लिए आती है ना, तोलने वाला, किराना की दुकान पे नहीं देखा वेगिंग मशीन, वो। चलो अब अगर मैं बात करूँ बच्चे की लेंथ की, तो बच्चे की जो लेंथ होती है वो होती है अराउंड 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर होती है लेंथ। बच्चे की जो लेंथ होती है वो मेजर की जाती है इन्फेंटोमीटर से। इन्फेंटोमीटर क्या होती है सर? एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, बच्चे को सुला दिया जाता है, आपको संख्या लिखी होती है तो पता चल जाता है ऐसा है। आधी चीज़ को मेजर करने के लिए काम आता है ये तो इन्फेंटोमीटर। आपसे पूछा जाए बच्चे के हेड सर्कम्फ्रेंस कितना होता है? बच्चे का हेड सर्कम्फ्रेंस वो होता है 35 सेंटीमीटर। और अगर आपसे पूछा जाए बच्चे का चेस्ट सर्कम्फ्रेंस कितना होता है, तो वो होता है अराउंड 32 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाए इन दोनों के बीच का गैप कितना होता है, तो वो होता है 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाए एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस कितना होता है बच्चे का, तो एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस होता है 32 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाए कि चेस्ट सर्कम्फ्रेंस को आप कैसे मेजर करोगे, तो भाई चेस्ट के अंदर आपके होते हैं एपाइकल होते हैं, यहाँ पे बल सुनते हैं, तो एपिकल से एपिकल मेजर करेंगे चेस्ट सर्कम्फ्रेंस को, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस को दूसरा नाम होता है गर्थ। गर्थ आपसे पूछा जाए एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस कैसे करोगे, तो अम्बलाइकल टू अम्बलाइकल मेजर करते हैं एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस को। एक होता है MU मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस, MUSC, ये होती है 12.5 सेंटीमीटर। जैसे आपका हाथ है ना, ये आपके अंगुलियाँ हैं, ये छोटा बना दिया है। चलो यहाँ से जो आपका कैसे ना वो कंधा, ये कंधे को यहाँ से मेजर करते हैं, इसे बोलते हैं MUSC, मिड अपर आर्म, ऊपर वाली भुजाओं के मध्य की दूरी, ठीक है। आपसे पूछा जाए स्पान, क्या पूछा जाए? स्पान, SPAN का स्पान क्या होता है कि जब भी किसी बच्चे को खड़ा किया जाता है, तो उस बच्चे को खड़ा करने के बाद बच्चे के जो दोनों हाथों की जो दूरी होती है, ये हाथ को फैला दिया जाता है, और यहाँ की इंडेक्स फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर, या आप ये कह लो कि मिड फिंगर मान लो, चलो मिड फिंगर यहाँ की और ये मिड फिंगर की जो डिस्टेंस है वो मेजर की जाती है। और ये जो डिस्टेंस है वो बच्चे की हाइट लेंथ के बराबर आती है। तो यहाँ से 1 से 2 सेंटीमीटर छोटा होता है बच्चे की लेंथ से, लेकिन खैर जब 13 साल का बच्चा होता है लगभग, तो शायद मेरे हिसाब से बराबर हो जाती है, 13 या 3 का होना चाहिए, 3 का शायद, है ना। खैर ये जो बात कर रहे थे हम मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस, ये वाला, ये किससे मेजर किया जाता है? जो MUSC है ये मेजर किया जाता है साकिरी टेप से, SHAKIR, साकिरी टेप। साकिरी टेप क्या होती है कि एक ऐसी टेप होती है जिसके अंदर 3 सिंबल्स होते हैं, एक होता है ग्रीन, एक होता है येलो, एक होता है रेड। ग्रीन शो करता है कि बच्चा फिट एंड फाइन है, और जो इस बच्चे को जो है ना इसके मिड अपर आर्म पे इसको पहना देते हैं, और फिर येलो वाला शो करता है कि ठीक ठीक है भाई, ज़्यादा बच्चा स्वस्थ भी नहीं है तो ज़्यादा बीमार भी नहीं है। अगला होता है रेड, और रेड हमेशा होता है खतरे का, तो बच्चा क्या है? खतरे में है। बच्चा क्या है? खतरे में। खतरा समझते हो? खतरा। एक होता है खतना, जैसे बोलते हैं सर्कमसिजन्स। क्या होता है खतना? सर्कमसिजन्स, ठीक है। आओ नेक्स्ट बात करें। तो फिर एब्डोमेन गर्थ के बाद में हम बात करते हैं कुछ, ये तो जनरल सी स्ट्रक्चर होगी दिखने में बच्चा कैसा क्या है। अब हम बात करते हैं कि बच्चे की फिजियोलॉजिकल हम बात कर देते हैं। फिजियोलॉजिकल पहले बात करते हैं बच्चे में ब्लड कितना होता है। ब्लड कितना होता है? कोई भी बच्चा हो बेटा, 2.5 किलो से 3.9 किलो का बच्चा हो जिसके अंदर ब्लड देखा जाता है हमें
हमें देखने को मिलता है 80 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट। 80 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट, तो बच्चा कितने का होता है देखो, 1880 ml इंटू बच्चा होता है 2.5 किलो का, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 8 8 2 8 16 16 अराउंड 250 होता है, 250 ml। अगर हम अडल्ट की बात करोगे ना आप कि सर अडल्ट में कितना ब्लड होता है, तो अडल्ट में भी यही होता है, 80 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट ब्लड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो लाइफ स्पान कितनी होती है आरबीसी की, चलो आरबीसी की बात करता हूँ। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी अडल्ट में कितनी होती है सर, अडल्ट में आरबीसी होती है 50 लाख से, कोई 45 लाख कह रहा है, पर मैं तो ऐसा कहता हूँ 50 लाख से 55 लाख होती है। पर अगर यहाँ पे बात करूँ मैं न्यू बॉर्न की, हम पीडियाट्रिक पढ़ रहे हैं ना, तो न्यू बॉर्न में आरबीसी अराउंड होती है 60 लाख से 80 लाख, कितनी 60 लाख से 80 लाख होती है क्या आरबीसी। अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी जो अब अडल्ट में जो इसका जीवन काल होता है, यानी कि इसकी जो कहते हैं लाइफ स्पान जो होती है वो होती है 120 डेज। अगर आप न्यूबॉर्न की बात करोगे तो न्यूबॉर्न में इसकी जो लाइफ स्पान होती है वो, अगर प्री टर्म बच्चा है और अगर आपका बच्चा टर्म पे है तो प्री टर्म होगा तो 60 दिन, और अगर आपका बच्चा टर्म पे है तो इसका दिन रहेगा 80 डेज। कितने डेज, 80 डेज। जिएगी कितने सर, 80 दिन जिएगी, और अगर टर्म में भी है तो 80 दिन, और प्री टर्म है तो 60 दिन, और ये भी आपका हो गया ये सारा। अब है आरबीसी को आप स्टोर कितने दिन पे कर पाओगे, तो आरबीसी को स्टोर कर सकते हैं हम 35 से लेकर के 42 दिन तक, अराउंड ये माना जाता है 35 से लेकर के 42 दिन तक आरबीसी को स्टोर कर सकते हैं। और अगर पूछा जाए ना डब्ल्यूबीसी को कितना स्टोर कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी भी 10 से 12 दिन स्टोर कर सकते हैं। और प्लेटलेट्स को अगर आपसे पूछा जाए तो प्लेटलेट्स को 5 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, छोटी मोटी क्वेश्चन हो गई आरबीसी के बारे में। आपसे पूछे डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, तो डब्ल्यूबीसी होती है 11,000 से लेकर के 18,000 वाओ पर क्यूबिक एमएम। ये क्यूबिक एमएम है बेटा, 11,000 से 18,000। और अपनी कितनी होती है, लगभग वही 4 से लेकर के 10,000 तक अपनी होती है अडल्ट में ना। अडल्ट में कितनी होती है, लगभग 4,000 से लेकर के 12,000 तक। पर चिल्ड्रंस में न्यूबॉर्न्स में कितनी हो रही है, 11,000 से लेकर के 18,000 तक डब्ल्यूबीसी होती है। अगली बात हम करें कि चलो और कौन सा है, स्प्लेन। स्प्लेन चलो एक और, ये स्प्लेन है ना, तो अभी हम एक और बात करते हैं। चलो आओ, ये जो आरबीसी है ना, कौन है सिर्फ बीसी आरबीसी, ठीक है। अब बेटा कभी कभी जो मेरा शॉर्ट ट्रिक है ना वो भी धोखा दे देती है, शॉर्ट पीछे निकलता मुंह से, वो भी बीसी पता होता बिफोर कुछ क्रिश्चियन है, ईसा पूर्व के जन्म से, वो वाला। चल जा रे चल जा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? जल्दी जल्दी में ही होता है, हम वो नहीं है जो सूट पैंट टाई बेल्ट, ठीक है, ऐसा हमारा नहीं है। हम तो आदर्श होकर पढ़ाते हैं, इनविजिबल सोर्स है हमारा तो, ठीक है। और आप यहाँ से पढ़ रहे हो और गारंटी है कि यहाँ से जो सारे क्वेश्चन है वो यहाँ से आ जाएंगे। टेक्निकल इश्यू आ गया भाई, माफ़ी चाहते हैं, आपका अमूल्य समय निकला जा रहा है, पर बंद करते सारा बंद हो जाएगा। 1 सेकेंड, हो जा बच्चे वेट कर रहे हैं। हाँ, आर की बीसी, आरबीसी, ठीक है। आरबीसी के अंदर कैसे बात मैंने कही था आपकी कि भाई 60 दिन से लेकर के 80 दिन तक जीती है अगर ये, तो मुझे बताओ जब इसका शॉर्ट टाइम है तो अगर जल्दी जल्दी मरेगी तो जल्दी इकट्ठा ज़्यादा होगी, जब ज़्यादा इकट्ठा होगी तो लीवर पे वजन पड़ेगा। और बच्चे का जो लीवर होता है वो यू नो दैट बच्चे का लीवर थोड़ा सा पहले से कमज़ोर होता है, तो जब बच्चे का लीवर कमज़ोर है, आरबीसी जल्दी जल्दी टूट रही है, बच्चे का लीवर भी कमज़ोर है, बच्चे का स्प्लीन भी कमज़ोर है, तो इस वजह से जो बच्चे के अंदर जब आरबीसी टूटती है ना, तो आरबीसी का जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज़ नॉन एज
आरबीसी का एंड प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम, बिलिरुबिन। तो जो बिलिरुबिन है, आपको नहीं लगता बिलिरुबिन की मात्रा बच्चे में बढ़ जाएगी? बिल्कुल सर बढ़ जाएगी। नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल क्या था? मोस्ट कॉमन कोज अगर पूछें तो लीवर इनमेच्योर होता है, वो तो मोस्ट कॉमन कोज है। तो अगर बच्चे का हम बात करें न्यू बॉर्न की, तो नॉर्मल अडल्ट के अंदर क्या होता है लेवल इसका? तो इसका होता है 0.6 से 1.2 क्या होता है बताओ? मोल इक्विवेलेंट होगा बिलिरुबिन का, ये होता है 0.6 से 1.2 सॉरी mg होता है ना, mg पर डेसीलीटर। हाँ, ये तो होता है नॉर्मल एडल्ट का, एडल्ट। अगर तो न्यूबॉर्न की बात करें तो ये जो लेवल है वो पहुंच जाता है 5 mg पर डेसीलीटर, 5 mg तक लगभग पहुंच जाता है। तो सोचो कितना बिलिरुबिन बढ़ जाता है। सो आफ्टर द 7 डेज, या फिर हम कह सकते हैं कि आफ्टर 7 डेज मानते हैं, बच्चे को जो है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होने का खतरा रहता है, ठीक है। या 48 आवर के बाद में मान लो, 48 आवर्स के बाद में, 48 कंफर्म कर देते हैं, 48 कंफर्म है, 48 आवर ऑफ 48 आवर आफ्टर डिलीवरी बच्चे को क्या खतरा रहता है? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होने का खतरा रहता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होने का खतरा रहता है, ठीक है भाई। अब इतना लेवल इसका, हम एक बात करते हैं स्प्लीन की यहाँ पे। अब मैंने कहा स्प्लीन कमजोर है, स्प्लीन क्या है? स्प्लीन एक लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? लिम्फेटिक ऑर्गन है स्प्लीन। कौन सी रिब्स के पीछे होता है? 9th 10th और 11th रिब्स के पीछे होता है। आरबीसी का क्या है? ये ग्रेवयार्ड है। ग्रेवयार्ड समझते हो? कब्रिस्तान है। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा है? ग्रेवयार्ड। ध्यान रखना, ये जो स्प्लीन है, ये 1 कप खून, जिसे हमारी भाषा में बोला जाता है ब्लड, स्टोर करके रखती है। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी में। तो बताओ इमरजेंसी में ब्लड कहाँ से आएगा? स्प्लीन से। तो इसी को बोलते हैं क्या? इमरजेंसी बैंक ऑफ ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। क्या दिख रहा है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी हुई स्प्लीन। ये तो हो गई यहाँ तक की बात है। अब बात करें कुछ आगे, खत्म यहाँ तक की कहानी सारी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारे आपने देखा, स्प्लीन आपने देखा, लार्जेस्ट है आपने ये देखा, सब कुछ आपने देखा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हम आपसे कोई पूछे कि चलो प्लेटलेट्स देख लेते हैं एक बार। प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम होता है वो होता है मेगा कैरियोट्स, मेगा कैरियोट्स। और प्लेटलेट्स के जो नंबर होते हैं वो अराउंड होते हैं 3 लाख। कितने होते हैं? 3 लाख प्लेटलेट्स के नंबर होते हैं। अब आपसे कुछ 2-3 रेशियो पूछेगा। एक पूछेगा आरबीसी रेशियो वर्सेस प्लेटलेट्स। तो सिंपल सा देखो, आरबीसी अपनी होती है अराउंड कितनी मानते हैं बच्चे में? 80 लाख। 80 लाख। प्लेटलेट्स होती है अराउंड 3 लाख। तो अगर आप देखोगे तो 1 इंटू ये हो जाएगा 1 3 3 2 3, मतलब अगर अराउंड 20, 1:20 होता है आरबीसी प्लेटलेट्स रेशियो। उल्टा मत करना कभी भी। आपसे पूछा है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रेशियो। तो डब्ल्यूबीसी को मान लेते एक बार 20,000, और चलो डब्ल्यूबीसी, चलो आरबीसी डब्ल्यूबीसी कर देते हैं ना, कंपेरिजन अच्छा रहेगा। आरबीसी डब्ल्यूबीसी कर दो। तो चलो आरबीसी डब्ल्यूबीसी एक बार इजी शॉर्ट हो जाएगा। आरबीसी होती है 80 लाख। 80 कितने होते हैं? 21, 23, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, और ये 10 लाख भाग डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? 20,000 करो, कर जाता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने बचे? तो अराउंड और अराउंड 4 है। लगभग ये होते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो आप निकालोगे ना, तो ये आपका कट कटा करके आ जाएगा बुक के अनुसार 600 रेशियो 1, और डब्ल्यूबीसी आरबीसी रेशियो 1:600। उल्टा लिखा है, कुछ नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट एक बात कर देते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी, लास्ट एंटीबॉडी टॉपिक, और इसको फिर हम यहाँ पे ख़त्म करना भी। ये पूरा एक कर दें? अच्छा 1 घंटे तक कर देते। चलो एंटीबॉडी कितना होता है? एंटीबॉडी की ट्रिक गाम डे ऐसा कुछ बोलते हैं। आईजीजी, आईजीजी के बारे में कहा जाता है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। मैडम वाह, प्लेसेंटा क्रॉस करती है, बड़ी ठीक है। क्या सर सबसे बड़ी है क्या? नहीं भाई, बड़ा कौन है इसमें से? ABCDEFGHIJKLM, M सबसे बड़ा है, ठीक है। तो M है तो
बड़ी जो एम होगी, फिर ए बी सी डी ई एफ जी, फिर जी सेकंड नंबर पे, तो इसको बोल दो सेकेंडरी। इसे बोलते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी। कौन सी बॉडी? सेकेंडरी एंटीबॉडी। अब जब प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, एम तो सबसे बड़ी है, तो सबसे भाई मोटी है। मोटी कौन है? एम है। क्या लो भाई, एम मोटी। एम से ही नाम से ही पता चला, एम मतलब मोटी, एम ये आया ना, मोटी एम है। तो ज़्यादा कौन सी होगी? हायर, एच। ये क्या है? फिर ये क्या हो जाएगी? हायर। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी होती है? ये वाली। बड़ी कौन सी होती है? वो वाली। प्लेसेंटा को क्रॉस कौन करती है? ये वाली। नेक्स्ट है IgA। ये होती है, हमें मिलती है सीक्रेशन से। कहाँ से मिलती है? सीक्रेशन से। सीक्रेशन से कहाँ से होता है? सलाइवा, टीयर, आंसू, इस सीमन। ठीक है। ये क्या करती है? बच्चे में जाती ज़रूर है, क्रॉस तो नहीं करती, पर बच्चे में जाती है। चिल्ड्रंस के अंदर अगर मिल जाए आपको, तो बच्चे में मिलेगी ये मदर मिल्क से, नो डाउट। अगली IgM। एम मतलब मोटी, तो ये होती है लार्जेस्ट। ये समझ लेना, लार्जेस्ट और हाईएस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये होती है लार्जेस्ट। इसकी स्ट्रक्चर होती है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर? पेंटामेरिक, ठीक है। शेप होती है डायगोनल शेप, ठीक है। कौन सी शेप मानते हैं? सबसे बड़ी होती है। और एक चीज़ और बता दूँ, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है। पेंटामेरिक मतलब होता है पंचकोणीय। चलो छोड़ो, पेंटामेरिक सही लिख दो यार स्पेलिंग, PENTAMERIC। एक बच्चे ने, क्या हुआ कि जब मैं नया नया यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया ना, तो ध्यान रहता नहीं था, क्या कुछ फास्ट चलते थे। तो एक दिन मैंने खा ली सुपारी साथ में। किसी फ्रेंड ने खिलाई थी कि भैया जो कमली सुपारी आती है ना, सॉफ्ट वाली, वो बोला खा लो आप। खाते खाते वीडियो बन रहा था, पता नहीं चला। एक बच्ची ने कमेंट किया कि सर, सबसे पहले अगर आप कुछ खा रहे हो विमल वगैरह, तो विमल खा लो पहले, फिर पढ़ा देना। बीच बीच में कच पच की आवाज़ आती है, ठीक है। तो उसके बाद से मैंने पहले कभी वो चाय भी पीता था, फिर मैंने कहा वीडियो बनते समय कुछ भी नहीं पीना, ठीक है। तो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। और हाँ, दूसरा जो जोक हुआ इसलिए था, ये अभी जो स्ट्रक्चर अभी हैंड राइटिंग चल रही है ना, ऐसे ही एक बच्चे ने भी कमेंट कर दिया परसों पहले दिन कि सर आपकी हैंड राइटिंग बड़ी ख़राब है। अब पूछा जाए उसको कि तुम्हें हैंड राइटिंग से मतलब है, तुम्हें समझने से मतलब है। बच्चे ऐसे होते थे पहले कि जो बोल देते वो याद हो जाता है ना। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, PNTA मेरिक। ये उनके लिए है जिनको हैंड राइटिंग से दिक्कत है, उनके लिए लिखना पड़ता है। अब मुझे बताओ, सबसे लार्जेस्ट है तो फर्स्ट लाइन डिफेंस कौन सी होगी? यही है, फर्स्ट लाइन डिफेंस। अब लार्जेस्ट है तो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। मान लो अगर ये बच्चे में मिल जाए तो ये डायग्नोस्टिक में काम आती है। किसमें? डायग्नोसिस में, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर काम आती है कि अगर ये बच्चे में मिल जाए, इसका मतलब है बच्चे में कोई ना कोई क्या है, बच्चे में कोई ना कोई क्या है, इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन। बस बच्चे में कोई जन्मजात इन्फेक्शन हुआ है कहीं से, तभी ये बच्चे के ब्लड में ही भरना नहीं आती है। अगला कौन सी है? ई से मतलब सिंपल सा एलर्जी के अंदर। एलर्जी के अंदर कौन सी आती है कि IgE, ठीक है। और डी का तो अभी तक फंक्शन ही पता नहीं है क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल पे। बच्चे का ब्लड ग्लूकोज लेवल, बच्चे के ब्लड ग्लूकोज लेवल से देखने से पहले हम देखते हैं अडल्ट का कितना होता है। अडल्ट का ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, वो होता है 70 से 110 mg/dL। बच्चे का होता है 40 से लेकर के 60 mg/dL। ये बच्चे का जो होता है वो होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। और 30 से लेकर के 60 ये बच्चे की होती है रेस्पिरेटरी रेट। एवरेज होता है इसमें 40, ठीक है। बच्चे का जो है ये, बच्चे की जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ना, वो कैसे टेस्ट करते हैं बताओ? हाथ से तो लेते नहीं है, तो ये लेते हैं हम बच्चे का ब्लड ग्लूकोज लेवल जो लेते हैं, ये लेते हैं आपका बाई सोल ऑफ फुट, यानी कि जो पैर होता है उस पैर के जो हम कहते हैं ना सोल है, वहाँ से लेते हैं। एक उसे कहते हैं हम, एक और होता है देखो, एक उसका नाम होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया।
फिनाइल कीटोन्यूरिया, उसके अंदर एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है गू3 टेस्ट। गू3 टेस्ट कहाँ किया जाता है? फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर, जिसके अंदर भी सैंपल जो लिया जाता है वो क्या है? बच्चे के पैर के, जो बच्चा है ये पैर जो होता है सोल एडी होती है, उस एडी के ऊपर से यहाँ से सैंपल लिया जाता है। ठीक है, ये जनरल से इंट्रोडक्शन आज हमने देखी। जो हील होती है ना, हील लिख दो यहाँ पर। ठीक है, ये जनरल से काफ़ी इंट्रोडक्शन हमने देखा। चलो 55 मिनट हो गए हैं, 1 घंटे की क्लास रही, तो 1 घंटे में अराउंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने देखी। कल तो और धमाकेदार चीज़ें देखेंगे, कल परसों। और ठीक है, 5 दिन का बोला है, विश्वास रखें, बोला वो कंप्लीट करेंगे। MCQ भी मिलाएंगे। अब 1 वीडियो आए चाहे 2 आए चाहे 3 आए, आपका फ़र्ज़ है कि ये वीडियो को देखना। ठीक है, आराम से आप कहीं पे भी लिख सकते हैं अच्छी नोटबुक के अंदर। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। आपने हमारा ऊपर जो इतना भरोसा किया। और एक और चीज़, आप आ चुके हो, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है और आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9636591860। अभी क्लास से फ्री चलती है, कोई भी जो भी पेड अभी तो कुछ नहीं है, आप हमें मैसेज करें यहाँ पे। ठीक है, ताकि कोई प्राइवेट अगर लिंक भी है हमारे पास में तो वो भी हम आपको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।